हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, और इस चैप्टर में पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजरली हमको चार चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहला यहां लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि कौन है? ओवरी है। सेकंड हमको डिस्कस करना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डक्ट्स आएंगे और ग्लैंड्स आएंगे। कौन से डक्ट्स आएंगे? आप बोलेंगे यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा, सर्विक्स और वेजाइना जो है ना, ये ऐसे डक्ट हैं जिनको मिलाकर बनता है बर्थ कैनाल। मतलब बच्चे अगर पैदा होंगे तो इन डक्ट्स को क्रॉस कर कर ही आएंगे, इन डक्ट के अंदर से होते हुए बाहर आएंगे। चलिए अगला, यहां पे ग्लैंड का नाम लिखा है, ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड लिखा है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो याद रखिएगा, डक्ट हो चाहे ग्लैंड्स हो, डक्ट और ग्लैंड को मिला के बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को कई बुक्स में एसेसरी स्ट्रक्चर्स लिखा जाता है, एसेसरी कैरेक्टर्स लिखा जाता है। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, चलेगा। अब देखिए आगे लिखा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऊपर वाले पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये सब के सब एब्डोमेन के अंदर हैं। तो बाहर से विजिबल पोर्शन कौन सा है, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो विजिबल पोर्शन होता है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहां मिलने वाले हैं आपको? एक्सटर्नली विजिबल होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहां पे याद रखिए, क्लाइटोरिस जो है इट इज होमोलॉगस टू पेनिस इन मेल्स। तो क्लाइटोरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स का जो कि मेल्स के पेनिस के वाले टिश्यू से बनता है। तो पेनिस बनता है इरेक्टाइल टिश्यू से, और साथ ही साथ जो क्लाइटोरिस है वो भी बनता है इरेक्टाइल टिश्यू से। तो याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, बट इट इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल्स। आगे बढ़िए, अब यहां पे लिखा है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स ऑब्वियसली, मेमरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। कैसे ग्लैंड्स हैं ये? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। तो जो डेवलपिंग न्यूबॉर्न बेबी होगा, जैसे बच्चा पैदा होगा, तो उसको ऑब्वियसली सॉलिड फूड नहीं खा सकता। ऐसा थोड़ा ना है वो उसको तुमने बटर नान दे दी और तंदूरी रोटियां पकड़ा दी हैं, और उसको तुमने बिरयानी पकड़ा दी है कि लो बेटा बिरयानी खाओ। तो वो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ बिरयानी खाएगा कि दूध पिएगा? तो आपको याद रखना है, दूध पिएगा छोटा सा बच्चा। और वो मिल्क का पर्पस, मिल्क प्रोवाइड करना किसका काम है? ये काम है मेमरी ग्लैंड्स का। अब एक एक करके सारे पार्ट्स हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले शुरुआत करनी है ओवरी से। तो एक बार देखते हैं ओवरी एग्जैक्टली है कहां। तो नोटिस करना, हमारे पास स्ट्रक्चर एक बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहां पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओवरी एग्जैक्टली है कहां। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करने चाहिए, हम यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर में आपको डक्ट्स दिख रहे हैं और ग्लैंड्स दिखेंगे। डक्ट और क्या दिखेंगे साथ ही साथ? यहां पे डक्ट के साथ में आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। पर नोटिस करिए, सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर में यहां पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को? हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल ओवरीज कितने हैं? तो अब एक चीज देखिए, यहां पे ओवरीज कितने हैं। अच्छा, ओवरी आप नोटिस कर सकते हैं, ये थोड़ी बड़ी है, वो वाली थोड़ी छोटी है। ऐसे ही होता है? नहीं, ये मेरी राइटिंग है, ये मैंने ड्राइंग खराब की है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों ओवरीज का साइज हमेशा कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो बोथ द ओवरीज आर ऑफ सेम साइज। एक है राइट, एक है लेफ्ट ओवरी। तो टोटल कितने हुए? 2। तो ओवरीज आर प्रेजेंट इन पेयर लाइक टेस्टिस। जैसे टेस्टिस भी पेयर में थे, जैसे ओवरीज भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। याद रखिएगा, यहां पे जो ये आपने ब्लू कलर से स्ट्रक्चर देखा हुआ है, स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कि नोटिस करिए, यहां पे आपको एक पार्ट मिलेगा, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। और यूट्रस की जो वॉल है, उस वॉल में आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं वॉल में बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोमेट्रियम। अब उससे पहले एक काम करो, पूरी लेबलिंग करने चलते हैं स्ट्रक्चर की, और हम पहले डिस्कशन किसका करना चाहते हैं? ओवरी का। इसलिए सबसे पहले मैं मार्क करूंगा ओवरीज। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है ओवरी। ओवरी जो है, इसके अंदर चलता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। अब फीमेल में गैमीटोजेनेसिस के नाम पे कौन सी प्रोसेस चलेगी? तो आप बोलेंगे oogenesis की प्रोसेस चलती है। यहां चलेगा oogenesis, और फीमेल में चलने वाला है oogenesis। ठीक है, साथ ही साथ oogenesis की वजह से यहां पे क्या होगा? यहां पे फॉर्मेशन होगा ओवा का या सेकेंडरी oocyte। मैं लिख देता हूं, रिलीजेस
सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है कौन? ओवरी रिलीज करता है। तो ओवरी रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। डन। अब एक और चीज नोटिस करिए, ओवरी टोटल हमारे पास में 2 है, दोनों ओवा बनाएंगे और ओवा को रिलीज भी करेंगे। पर एग्जैक्टली नोटिस करिए, मैंने ओवा रिलीज नहीं होता है, मैंने लिखा है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। आगे जाके समझ में आएगा क्यों लिखा है। नोटिस करिए, यहां पे आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है? याद रखिए, मैंने बोला यहां पे ओवा रिलीज होता है यहां से, तो यहां से सेकेंडरी oocyte ओवा जब रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte को ये फिम्ब्रे इस तरीके से बुलाते हैं, और इस तरीके से बुला के कहां पे पहुंचाना चाहते हैं? तो ये सेकेंडरी oocyte को बुलाना चाहते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ऐसे अंदर बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल गए, इनका नाम क्या रख दिया? फिम्ब्रे। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, जहां पे फिम्ब्रे अटैच हुए हैं इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये हो गया इनफंडिबुलम। डन। थोड़ा सा और ऊपर मूव करके आएंगे तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। याद रखिए, एम्प्यूला थोड़ा फूला हुआ रीजन होता है। तो ये जो बेंड दिख रहा है, टर्न दिख रहा है, ये टर्न को हमने नाम दे दिया एम्प्यूला, थोड़ा फूला हुआ पोर्शन होता है। उसके और आगे जाएंगे तो एक स्ट्रेट ट्यूब दिखने लगेगी, दिस स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड एज isthmus। ये है isthmus। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? नोटिस करिए, फिम्ब्रे हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, एम्प्ला हो गया, स्थमस हो गया। ये जो चारों पार्ट आप यहां पे देख पा रहे हैं, इन चारों पार्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और वी कैन से ओविडक्ट। तो ये चारों पार्ट मिला के क्या बनाएंगे? तो याद रखिएगा, ये चारों पार्ट मिला दो और बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट इसको हम लोग बोलेंगे। यहां पे जो एम्पुला था, एम्पुला वाला जो रीजन था, एम्पुला वाला रीजन, दिस इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे सेकेंडरी oocyte जाएगा, ओवा में कन्वर्ट होगा और स्पर्म्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। मतलब दोनों मीट करेंगे। तो स्पर्म और ओवा की मीटिंग कहां पर होती है? एम्पुला पे होती है। चलेगा? कई बार ऐसा बोला जाता है कि एम्पुला और स्थमस के जंक्शन में, बीच में होती है वैसे तो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की साइट सबसे सही कौन सी है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। पर अगर मान लो एग्जाम में लिखा ही नहीं है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑप्शन में, तो ऑप्शन में अगर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन नहीं आएगा तो आप बोलेंगे एम्पुला। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला और एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। आगे देखिए जल्दी से, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो आप देखने को मिल रहा है ये क्या है? अगेन दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब। तो टोटल 2 फैलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिल रही हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब में आपको फिम्ब्रे मिलेगा, फिम्ब्रे के बाद क्या मिलने वाला है? इनफंडिबुलम। उसके बाद में क्या मिलने वाला है आपको? एम्पुला। और लास्ट में मिलने वाला है स्ट्रेट ट्यूब स्थमस। ये कौन है? ओवरी है। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे आपको एक कैनाल देखने को मिल रही है, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज वेजाइना। इसी को हम बार बार बोलते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको मैं बार बार फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बोलता हूं। ये क्या है? वो वेजाइना है। वेजाइना के जस्ट ऊपर आप मूव करेंगे तो इस रीजन का नाम होगा सर्विक्स, और सर्विक्स के पास में भी एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। इस ओपनिंग को बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। नोटिस करिए, नीचे ग्लैंड देखने को मिल रहा है। एक ही ग्लैंड का नाम मैंने आपको पीछे बताया था, ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पेनिस। पेनिस ट्रांसफर करता है सीमेन को इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब कहां? वेजाइना में। तो जो सीमेन है उसको वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है, यहां पे ड्रॉप किया जाता है। तो ये चीज ड्रॉप हुई है, क्या है? ये सीमेन हो सकता है। पक्का? तो सीमेन को जब यहां पे ड्रॉप किया जाएगा तो ड्रॉप करने के लिए एक सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? उस सेक्सुअल एक्ट में पेनिस जो है वो इंसर्ट किया जाएगा इनटू वेजाइना। और पेनिस और वेजाइना के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग व्हाट एक्ट? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस का और वेजाइना के बीच में फ्रिक्शन कम हो, इसके लिए यहां पे ग्लैंड लुब्रिकेंट रिलीज करता है, और ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या करता है? इट रिलीजेस लुब्रिकेंट, अ स्लाइमी सब्सटेंस, जो कि क्या करेगा? विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेंट रिलीज करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन पेनिस एंड वेजाइना। ऐसा रहता है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो वेजाइना हो गया, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल हो गया, सर्विक्स हो गया। और ऊपर मूव करके आए तो यहां नोटिस करिए क्या मिलेगा। और थोड़ा ऊपर मूव करके आएंगे तो हमको यहां पे मिलने वाली है कुछ लेयर्स। नोटिस करिए कौन कौन सी लेयर्स है। सबसे अंदर वाली जो वॉल है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे
मेट्रियम, दिस इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से थोड़ा सा और मूव करके आ जाते हैं किस तरफ, और बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ टोटल 2 लेयर्स बन जाती है। एक तो आपको ये दिख रही है जिसमें मैंने बहुत सारे डॉट बनाए हैं, और एक और लेयर दिख रही है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे स्ट्राइप्स बनाए हैं, दिख रहे हैं, ये रहे भाई। टोटल लेयर 3 दिख रही होंगी, 1, 2 और 3। जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर का मैं यहां नाम लिख देता हूं, द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट थर्ड लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। तो क्या भाई, क्या एक बात बताइए, क्या यूट्रस में ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस, क्या यूट्रस के अंदर आपको वॉल्स में लेयर्स मिलती हैं? यस, वॉल की, यूट्रस के वॉल की जो इनरमोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। बीच वाली का नाम है मायोमेट्रियम, आउटर मोस्ट का नाम है पेरीमेट्रियम। याद रखिए, लिख देता हूं, शेड ऑफ टूट जाती है, शेड ऑफ ड्यूरिंग, शेड ऑफ ड्यूरिंग यही लिख देते हैं, शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जब ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के दौरान एंडोमेट्रियम ही है वो पार्ट है जो ब्रेक होकर निकलता है। ठीक है ना, तो बॉडी से एंडोमेट्रियम रिमूव होती है, ये दोनों रिमूव नहीं होते हैं। अब एक और चीज नोटिस करिए, यहां जो बीच वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज यूटेराइन बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? यूटेराइन बॉडी, या फिर यूटेराइन कैविटी भी बोलते हैं इसको। पक्का? ऊपर वाले पार्ट पे आ जाओ, ये जो थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, स्वलन पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फंडस। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। तो आप नोटिस करिए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में जितने भी ग्लैंड्स थे, जितने भी डक्ट्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पर यहां पे एक मेजर ऑर्गन जो हमें मेनली डिस्कस करना है, वो कौन सा है? ओवरी है, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अब तक जो भी मार्क किया था अदर देन दिस, वो सब था सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे, और अब जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो चलिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ हम लोग मूव करके आ जाते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो यहां पे क्या मिलने वाला है? यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ओवरी। क्या है ये? ओवरी। एक एक करके देखते हैं ये ओवरी में क्या क्या चल रहा है। ओवरी में अगर आप नोटिस करें तो यहां बाहर वाली एक वॉल होगी, एक लेयर ऑफ सेल होगी। ओवरी में एक आउटर लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी, जो पूरी ओवरी पे है। मैं कंप्लीट ओवरी पे नहीं बनाऊंगा, पर पूरी ओवरी पे आपको एक लेयर ऑफ सेल देखने को मिलेगी। नीचे भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। यहां भी एक लेयर ऑफ सेल देखने को आपको मिल जाएगी। ओवरी में ये जो आपको लेयर ऑफ सेल देखने को मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसको बोलते हैं क्या? जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। मैं एक बार कलर चेंज कर लूं, ये देखिए, ये जो लेयर ऑफ सेल है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। कहां से मार्क कर दूं? चलो यहां मार्क कर देता हूं, यहां पे मार्क कर देता हूं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। याद रखिए, जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, इनको हम लोग प्यार से जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सेल्स को? जर्म सेल्स। लिख देता हूं एक और बार, ये सेल्स का नाम है जर्म सेल्स। तो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके सेल्स हैं, सेल्स का नाम है जर्म सेल्स। याद रखिए, ओवरी के अंदर गैमेट बनाने के लिए जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? जर्म सेल्स। याद रखिए, ये जर्म सेल आगे जाके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनका नाम है ऊगोनिया। क्या बनाते हैं? ऊगोनिया। ये ऊगोनिया जो है वो कुछ फॉलिकल्स के अंदर पैक होते हैं। इन छोटे छोटे फॉलिकल्स को हम लोग नाम देते हैं, लिख देता हूं, इन फॉलिकल्स को जो मार्क किए यहां पे अपन ने, इन फॉलिकल्स को नाम दिया गया है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम दिया गया है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मैं कलर चेंज करता हूं, फॉलिकल्स के नाम हम सेम कलर से लिखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ी चेंज करेंगे कलर को। चलो ये वाला कलर यूज करते हैं। इसका नाम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। चलिए, तो ये कौन सा फॉलिकल हो गया? पहला फॉलिकल हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद आपको मिलने वाले हैं कुछ और फॉलिकल, जैसे कि ये दोनों हैं। इन फॉलिकल्स को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी। प्राइमरी के बाद कौन सा आएगा? लिखिए फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद कौन आने वाला है? ये स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? ये आएगा टर्शरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल है ये? टर्शरी फॉलिकल है ये। मैं लिख देता हूं यहां पर टर्शरी फॉलिकल।
टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कैविटी मिलती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। कैविटी का नाम क्या है, मैं अंदर लिख देता हूं, कैविटी का नाम है एंट्रम। यही सेम कैविटी आपको अगले फॉलिकल में भी मिलेगी और इसका नाम भी क्या रहेगा, एंट्रम। तो याद रखिए सबसे पहला फॉलिकल, पहली बात तो ओवरी के अंदर एक लेयर ऑफ सेल मिलेगी। लेयर ऑफ सेल का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के हर एक सेल का नाम होता है जर्म सेल, और जर्म सेल आगे जाके बनाते हैं कुछ फॉलिकल्स। एक फॉलिकल जो सबसे पहले बनती है उसका नाम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे डेवलप करती जाएगी, बनाएगी प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके बनाएंगे टर्शरी फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल आगे जाके बनाएंगे मैच्योर फॉलिकल। एंड दिस मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज एक दो इससे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल है, उस मैच्योर फॉलिकल का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। नोटिस करिए यहां पे ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ग्राफियन फॉलिकल में एक एंड पे आपको मिलेगा सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। और इस ग्राफियन फॉलिकल में आपको बहुत सारे लेयर ऑफ सेल देखने को मिल जाएंगे। ये एक इनर लेयर ऑफ सेल है जो मैं बना रहा हूं, आउटर लेयर में भी बनाऊंगा। ये इनर लेयर ऑफ सेल आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थीका इंटरना। इस लेयर का नाम है थीका इंटरना। तो यहां एक लेयर ऑफ सेल दिख रही है कॉल्ड एज थीका इंटरना। अब अगर ये इंटरना है तो बाहर वाली लेयर को क्या नाम दोगे, ऑब्वियसली थीका एक्सटर्ना। ये देखिए इसके बाहर एक लेयर मिलेगी, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना अंदर, थीका एक्सटर्ना बाहर। याद रखिए थीका इंटरना काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है, इट रिलीजेस ईस्ट्रोजन। रिलीज ईस्ट्रोजन। तो एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और वो ईस्ट्रोजन रिलीज कहां से होता है, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। याद रखिए इंटरना ईस्ट्रोजन, इंटरना ईस्ट्रोजन, इंटरना ईस्ट्रोजन ऑलमोस्ट बोलने में मैच करता है। इंटरना ईस्ट्रोजन है ना, ऑल्दो ऑब्वियसली वो आई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, पर स्टिल बोलने में मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इंटरना ईस्ट्रोजन ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, इंटरना। पक्का। एक और चीज नोटिस करो, थीका इंटरना हो गया, थीका एक्सटर्ना हो गया, और अंदर अगर हम जाएं तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बोला जाता है इसको। नोटिस करिए सेकेंडरी oocyte के ऊपर बहुत सारे लेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बहुत सारे लेयर्स। देखिए सेकेंडरी oocyte के ऊपर आपको कुछ ऐसे लेयर ऑफ सेल देखने को मिलते हैं, एंड दीज लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स। इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल के और अंदर अगर आप जाओगे तो आपको यहां ग्रीन कलर की एक लेयर देखने को मिल रही है। दैट ग्रीन लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है उसका, जोना पेल्यूसिडा। तो मतलब कि जो सेकेंडरी जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल जो है, इस ग्राफियन फॉलिकल में हमें एक आउटर लेयर मिलेगी थीका एक्सटर्ना। याद रखिए असेल्युलर, इसमें कोई भी सेल नहीं है। उसके जस्ट अंदर मिलेगी सेल्युलर लेयर कॉल्ड एज थीका इंटरना। क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन। उसके और अंदर जाएंगे तो मिलेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte पे सबसे बाहर मिलेगा मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, उसके अंदर मिलेगा जोना पेल्यूसिडा। उसके अंदर एक लेयर और भी है भाई। अब जो अंदर एक और लेयर है उस लेयर की चर्चा कर लो भाई। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन या ऊलेमा। विटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है या फिर बोला जाता है ऊलेमा। तो आप नोटिस कर पा रहे हो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर मल्टीपल कवरिंग्स देखने को मिलती है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मिलता है सेकेंडरी oocyte। क्या मिलता है अंदर, सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल की जो कैविटी है उसका नाम था एंट्रम, हमने यहां भी लिखा है एंट्रम। तो क्या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कैविटी है, यस, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। ये सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल होती है, और ये इस फॉलिकल को रप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH। आपने हार्मोन सुना होगा एक LH। वो LH हार्मोन जो है उस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है और सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है। नोटिस करिए यहां पे वही हो रहा है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसने आगे जाके अंडर द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ LH, थोड़ा बहुत LH, बहुत ज्यादा LH, बहुत ज्यादा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद रिलीज हो जाता है क्या, तो इसके रप्चर होते ही रिलीज हो जाता है सेकेंडरी
oocyte। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी अभी रिलीज हो गया है ग्राफियन फॉलिकल से, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जैसे रिलीज हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte अब क्या होने वाला है, डीजनरेट होने लगेगा। सॉरी सेकेंडरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल टूट गई है ये डीजनरेट होना शुरू होगी और डीजनरेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखिए कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल थी, क्या रिलीज करती थी, ईस्ट्रोजन। और हमारे पास में कॉर्पस ल्यूटियम है, क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो हमको याद होने चाहिए। एक और चीज देखिए, आगे बढ़ेंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम और डिजेनरेट हो जाएगी और डिजेनरेट होने के बाद बिल्कुल अपने अंत की तरफ आ जाएगी। इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, याद रखिए कॉर्पस एल्बिकेंस को बोलते हैं व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। और कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं येलो बॉडी। कौन सी बॉडी, येलो बॉडी। ये आपको याद रखना है। तो ओवरी के अंदर बहुत सारा धमाल चल रहा है। क्या धमाल चल रहा है वो देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं। ओवरी की जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल है उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के हर एक सेल को नाम दिया गया है जर्म सेल। जर्म सेल डेवलप करके बनाती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से बनती है टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में मिलती है कैविटी। कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या टर्शरी फॉलिकल और डेवलप करेगी, जी हां, और डेवलप करके क्या बनाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। क्या ग्राफियन फॉलिकल में आउटर मोस्ट दो लेयर्स हैं, यस। आउटर लेयर इज थीका एक्सटर्ना, कैसी है, असेल्युलर। उसके जस्ट अंदर मिलेगी थीका इंटरना, कैसी है, सेल्युलर। क्या ये कुछ रिलीज करती है, यस। क्या, ईस्ट्रोजन। उसके और अंदर मूव करो तो मिलेगा सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में सबसे ऊपर मिलेगा मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, लेयर ऑफ सेल। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के और अंदर आएंगे तो आपको मिलने वाला है जोना पेलिसिडा। याद रखिए दिस इज ऑल्सो असेल्युलर। ये भी कैसा है, असेल्युलर है। लो भाई, तो ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई जोना पेलिसिडा। कैसी हो गई, असेल्युलर। और मूव कर जाओ, और अंदर मूव करोगे तो आपको मिलेगी क्या, आपको अंदर की तरफ मिलेगी विटेलाइन मेम्ब्रेन और उसके अंदर मिलेगा साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। अंदर ये सेंटर में गोला बना हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल तो ये हो गई। ग्राफियन फॉलिकल हाई एलएच के प्रेजेंस में, ज्यादा एलएच के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने की वजह से कौन रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा, मैं लिख दूं एक बार जरा, यहां पे हुआ क्या है, ये हुआ है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हमेशा होता है 14 प्लस माइनस 2 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे या फिर उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है क्या, ओव्यूलेशन। तो 12th डे से लेके 16th डे तक क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है किसी भी फीमेल में। ओव्यूलेशन मतलब फीमेल में जो ग्राफियन फॉलिकल है उस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर ओवा का बाहर आ जाना, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल और वी कैन से रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे होगा ओवा निकल आएगा। अब ये ओवा जो है इसको वो बुलाएंगे, अगर आपको याद हो कौन है वो, ये वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो फैलोपियन ट्यूब में थे। क्या नाम था उनका, फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे सेल्फ इस सेकेंडरी oocyte को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। याद रखिए, अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई तो अब वो डीजनरेट होगी। तो ग्राफियन फॉलिकल टूट गई है तो डीजनरेशन शुरू हो गया और डीजनरेशन शुरू होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या डीजनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल ही आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी, यस। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट इज कॉल्ड एज येलो बॉडी। येलो कलर का दिखता है इसलिए बोलते हैं येलो बॉडी। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये रिलीज करता है एक फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। पक्का, आगे देखो, आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम अब पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी ना बनी हुई है, ये धीमे धीमे ये भी डिजेनरेट हो जाएगी। और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी तो बनेगा कॉर्पस एल्बिकेंस, आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट बॉडी। तो नोटिस करो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकेंस व्हिच इज व्हाइट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी बन गया, डन। अब एक बार व्हाइट बॉडी बन गया है तो धीमे धीमे ये स्ट्रक्चर भी हो जाएगा गायब और फिर से क्या आएगा, फिर से नया स्ट्रक्चर, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर होगा ओव्यूलेशन, फिर से क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, फिर बनेगा कॉर्पस एल्बिकेंस, फिर से साइकिल चालू। तो क्या ये सेम साइकिल बार बार चलती ही रहती है, यस। पर नोटिस करो, क्या ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी का वॉल भी रप्चर हुआ है, यस।
इसीलिए अगर एक बार फर्स्ट मंथ आज के महीने में अगर ओवुलेशन हुआ है फ्रॉम राइट ओवरी, तो नेक्स्ट मंथ में ओवुलेशन होगा फ्रॉम लेफ्ट ओवरी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब इसने ओवुलेशन किया था, इस ओवरी की वॉल टूट गई थी, तो इस वॉल को वापस से रिपेयर करने के लिए, ओवरी के वॉल को रिपेयर करने के लिए टाइम लगेगा। उस दौरान ओवुलेशन फिर कौन करेगा? तो उस दौरान ओवा फॉर्मेशन और ओवुलेशन करेगी लेफ्ट ओवरी। तो जब राइट ओवरी डैमेज हो जाएगी तो लेफ्ट ओवरी ओवुलेशन करेगी, और जब लेफ्ट वाली डैमेज हो जाएगी तो फिर से राइट वाली ओवुलेशन करेगी, फिर ये डैमेज हो जाएगी फिर से लेफ्ट वाली ओवुलेशन करेगी। को समझ रहे हो? मतलब ओवुलेशन हमेशा एक ओवरी से नहीं होता। oogenesis कैसे चलता है? अल्टरनेट चलता है। एक बार चलेगा लेफ्ट ओवरी में तो एक बार चलेगा राइट ओवरी में, सॉरी एक बार चलेगा राइट में तो एक बार चलेगा लेफ्ट ओवरी में। क्या चीज? ओवुलेशन। पक्का? और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे ओवुलेशन की प्रोसेस की बात हमने कर ली, और आगे बढ़ जाओ। अब ये जो स्ट्रक्चर ओवुलेशन के बाद निकला है, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। ऊपर बना हुआ है ये जो स्ट्रक्चर निकला है, जैसे सेकेंडरी oocyte, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, गौर से देखिए। सेकेंडरी oocyte में सबसे बाहर वाली जो सेल दिख रही है, इन सेल्स को क्या नाम दिया गया है? नोटिस करो, इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। मैं मार्क कर देता हूं, ये जो लेयर्स हैं इन्हें बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। याद रखिए इनको, ये एक्चुअली मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा ही है। याद होगा आपको, मैंने मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा लिखा था, ये रहा। ये जो रेड सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा लेयर ऑफ सेल्स है। क्या ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को हमने कोरोना रेडिएटा बोला है? यस। ओवुलेशन के बाद मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा मत बोलिए, क्या बोलिए? कोरोना रेडिएटा बोलिए। तो आपको याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पढ़ाया था। वो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो इस लेयर को तोड़ने के लिए था, कोरोना रेडिएटा को। ये जो कोरोना रेडिएटा है, इनके सेल्स जुड़े हैं एक दूसरे, चिपके हुए हैं। इन सेल्स को, चिपके हुए सेल्स को हटाने का काम हटाना पड़ेगा। पर ये चिपके किसकी वजह से हैं? तो ये चिपके हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड की वजह से। कौन सा एसिड? हाइलुरोनिक एसिड। तो याद रखिएगा कोरोना रेडिएटा सेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा वाले ही सेल्स हैं, पर आपस में कैसे हैं? आपस में चिपके हैं। इनका नाम हो गया कोरोना रेडिएटा, और साथ ही साथ चिपकाने वाली चीज का नाम हो गया हाइलुरोनिक एसिड। आगे देखिए यहां पे एक चीज मार्क की गई है, जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा कौन सी लेयर है? ये जो ग्रीन लेयर आप देख पा रहे हैं उसके अंदर देखो, ग्रीन लेयर से थोड़ा सा अंदर अगर आप लोग जानते, सॉरी ग्रीन लेयर को अगर आप लोग देखने वाले हैं तो ग्रीन लेयर को हम लोग का नाम दिया है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा से भी अंदर जाएंगे तो यहां पे आपको पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन स्पेस लिखा हुआ दिख रहा है। ये पेरीविटलाइन स्पेस जो है, पेरीविटलाइन स्पेस क्या है? ये मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस है। तो यहां पे आपको मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिक दिखेगी और उसके अंदर स्पेस दिखेगी, तो इसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस। और उसके भी अंदर क्या मिलने वाली है? विटलाइन मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी उसके अंदर? विटलाइन मेम्ब्रेन। तो पेरीविटलाइन स्पेस कवर किससे होती है? विटलाइन मेम्ब्रेन से। तो ये जो स्ट्रक्चर आप अब तक देख रहे थे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का बाहर वाला पार्ट जहां पे फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं, दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज, ओवरी के इस आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। नोटिस करिए, ब्लड वेसल मिलेंगे मेडुला में, और फॉलिकल डेवलपमेंट होगा कहां पे? कॉर्टेक्स में। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां होता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स में, और ब्लड वेसल कहां मिलते हैं? ओवेरियन मेडुला में। ये जो मल्टीपल फॉलिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन फॉलिकल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, यहां पे लिखी हुई है, गौर से देखिएगा। यहां पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। आपको सीक्वेंस याद होगा, मैंने सबसे पहले फॉलिकल का नाम बोला था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, तो आपको याद होगा सबसे पहली जो फॉलिकल है उसका नाम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप करती थी इनटू प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बनती है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। आपको ये सब बातें मैंने पहले ही बताई है। एक चीज देखिए, अब यहां पे जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या यूनिक है? प्राइमरी फॉलिकल में मिलेगा प्राइमरी oocyte, साथ ही साथ यहां पे मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा की एक लेयर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो इनिशियल फॉलिकल आपको दिख रही है, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोला है, इसमें मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा की एक लेयर देखने को मिल जाएगी, पर सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स, और अंदर मिलेगा प्राइमरी oocyte। सेकंड जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपको ग्रैन्युलोसा सेल्स तो मिलेंगी, मतलब सॉरी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा तो मिलेगी, ग्रैन्युलोसा सेल भी मिलेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जोना पेलिसिडा लेयर भी डेवलप कर जाएगी। तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स भी हैं, और साथ ही साथ कौन है? जोना पेलिसिडा भी डेवलप कर गई है। इसी के साथ साथ यहां पे थीका सेल्स आ गए हैं। आपको याद होगा थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना।
जो थीका सेल्स हैं इनसे ही बना है थीका इंटरनल लेयर और थीका एक्सटर्नल लेयर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे पढ़ा है थीका इंटरनल एंड थीका एक्सटर्नल, वो इन थीका सेल्स से डेवलप करता है। आगे मूव करते हैं। इन फॉलिकल्स को नाम दिया है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? टर्शरी फॉलिकल में कैविटी डेवलप करना शुरू कर गई है। कैविटी का नाम यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैविटी का नाम है एंट्रम। साथ ही साथ यहां पे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना दिखने लगे हैं क्लियरली। तो यहां थीका इंटरना भी है, थीका एक्सटर्ना भी है और एक कैविटी भी दिख रही है। कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। तो क्या यहां पे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं? बिल्कुल है यहां पे ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो जो स्ट्रक्चर पीछे हैं उन स्ट्रक्चर्स में थोड़ा थोड़ा एडिशन होता जा रहा है। अब जो कैविटी यहां पे कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो कैविटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पे एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। याद रखिए कैविटी बनाने वाले सेल या कैविटी को सराउंड करने वाले सेल कौन से हैं? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा लेयर के सेल हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आप जो लेयर देख रहे हैं, ये जो सेल्स की लेयर आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के सेल्स हैं, उनके बीच में मिलती है आपको कैविटी। कैविटी का नाम लिखा हुआ है एंट्रम। ठीक है, एक और चीज, यहां जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो क्या ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte मिल सकता है? मिल सकता है। पर अगर हम बात करें सेकेंडरी और प्राइमरी फॉलिकल की, तो इनमें आपको मिलेंगे प्राइमरी oocytes। क्या मिलेंगे? प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी oocyte कहां है? प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी oocyte कहां पर है? टर्शरी फॉलिकल में एंड ग्राफियन फॉलिकल में। याद रखिए सेकेंडरी oocyte का यहीं से हुआ था क्या? यहीं से ये सेकेंडरी oocyte रिमूव होके बाहर आ गया था, इजेक्ट आउट कर गया था, और प्रोसेस को हमने नाम दिया था क्या? ओवुलेशन। तो ये कौन है? सेकेंडरी oocyte है। क्या हो गया इसका? ओवुलेशन हो गया। एक चीज याद रखिए, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी और वी कैन से रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। नोटिस करिए, ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 प्लस माइनस 2 डेज का होता है। मतलब एक 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होना चाहिए, पर 2 दिन पहले भी हो सकता है और 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 प्लस माइनस 2 डेज पे क्या होता है? ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब ये सारे के सारे वो फॉलिकल्स हैं जो आपने पढ़े थे कहां पर? ओवरी के अंदर। याद रखिए जब कभी भी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो याद करने की कोशिश करो, हमने पीछे पढ़ा था कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट होना शुरू होती है और फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, और कॉर्पस ल्यूटियम और डिजेनरेट होगी और फाइनली बनाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस। 2 हार्मोन के नाम बताए थे मैंने आपको, एक बताया था ईस्ट्रोजन, एक बताया था प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन रिलीज होता है फ्रॉम थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कौन सी लेयर? थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। क्या यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके रप्चर होने के बाद बनता है कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना था सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मतलब कि डक्ट्स और ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर ये तो हमने पढ़ लिया, हमने ऑब्वियसली ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ये स्ट्रक्चर भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। पर इन स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स लिखती है जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहां पे लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहां लिखा है ओविडक्ट के बारे में। क्या होता है ओविडक्ट? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज फैलोपियन ट्यूब और वी कैन से ओविडक्ट। देखिए यहां लिखा है ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब की। साथ ही साथ इसमें 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला पार्ट कौन सा बताया है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वो पार्ट है जहां पे फिम्ब्रे अटैच्ड मिलते हैं। तो जहां ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच होते हैं उस पार्ट को क्या नाम दिया था? इनफंडिबुलम। उसके साथ में एम्पुला है। एम्पुला इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये वो साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसी के साथ साथ में यहां पे एक और पार्ट दिख रहा है, इस्थमस। इस्थमस कौन सा पार्ट है? ये एक नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को किसके साथ? यूट्रस के साथ। देखिए एक बार, इनफंडिबुलम इज फनल शेप्ड ओपनिंग विथ मेनी फिंगर लाइक फिम्ब्रेज। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम था फिम्ब्रे। कहां अटैच होते हैं? इनफंडिबुलम पे। इट हेल्प टू कलेक्ट ओवम। तो जो सेकेंडरी oocyte है उसी को बार बार यहां एनसीईआरटी लिखती है ओवम। याद रखिए ओवम क्या है? इट इज सेकेंडरी oocyte। याद रखिए मैं सेकेंडरी oocyte यहां पे क्यों मेंशन करना चाह रहा हूं ओवम के साथ में, क्योंकि कभी भी ओवुलेशन जब होता है तो ओवम रिलीज नहीं होता। जो चीज रिलीज होती है वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। एक और चीज देखिए, एम्पुला क्या है? वाइडर पार्ट। ये वाइडर पार्ट का काम क्या है? इट इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन।
तो इट इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट है स्टमस, इट इज अ नैरो पार्ट, इट जॉइंस द यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस के साथ जुड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टमस। आगे लिखा है द सीलेटेड एपिथेलियम लाइंस द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट। मतलब जो ओविडक्ट की हम बात करें तो इसमें सीलेटेड एपिथेलियम मिलेगी। कैसे सीलेटेड? ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं ओवा के मूवमेंट या सेकेंडरी ओसाइट के मूवमेंट के लिए। पक्का? तो याद रखिएगा सीलेटेड एपिथेलियम आपको देखने को मिलने वाली है। कहां पर मिलने वाली है? इन द ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब जो एम्प्टी स्पेस है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर की, उसको ल्यूमेन बोला है। द सीलेटेड एपिथेलियम लाइंस द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। तो यहां पे जितने भी सीलेटेड एपिथेलियम है वो जो ओवा निकलता है उस ओवा को अंदर मूवमेंट करवाने के लिए चाहिए। ये जो सीलेटेड एपिथेलियम है ये ओवा को मूव करवा के कहां पहुंचाना चाहती है? यूट्रस में पहुंचाना चाहती है। ये अपन को याद रखना है। इसी के साथ आपको अब डिस्कशन करना चाहिए अब किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस। एक बार हम बात करके देखते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है फीमेल्स में। देखो मेल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस बड़ी सिंपल सी प्रोसेस थी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस जो है मेल्स में कैसे होती है। तो गैमेटोजेनेसिस में टोटल दो पार्ट होते हैं। एक तो मेल का, मेल में क्या होता है गैमेटोजेनेसिस का नाम? तो मेल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और वैसे सेम चीज फीमेल के केस में क्या बोलेंगे? तो फीमेल के केस में इसे बोला जाता है oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट है, मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के केस में oogenesis। ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया है, बहुत इजी प्रोसेस थी। अगर आपको याद हो उनके केस में सबसे पहले हमें मिलता था स्पर्मेटोगोनिया, और मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता था एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता था। सबसे पहली सेल कौन सी बनती थी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे और बनाते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता था? मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद बनते थे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डन। उसी के साथ साथ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करते थे मियोसिस सेकंड और बनते थे टोटल 4 स्पर्मेटिड। और लास्ट में ये स्पर्मेटिड करते थे स्ट्रक्चरल चेंज, मेटामॉर्फोसिस, और बनाते थे क्या? मोटाइल स्पर्म्स। तो इतनी बेसिक सी और सिंपल सी प्रोसेस थी। प्यूबर्टी पे शुरू होती है, पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है। एक स्पर्म बनाने के लिए 71 बार स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करने के लिए 74 डेज चलते हैं। तो 74 डेज की ये प्रोसेस है जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। पर ये जो प्रोसेस थी ये मेल्स के केस में चलती है, इसको हमने पढ़ लिया। शुरू कब हुई थी? याद रखिए प्यूबर्टी पे। पर फीमेल्स के केस में जो oogenesis चलता है वो थोड़ा क्या, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वैसे फीमेल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते ही हैं, तो उसी के साथ साथ में ये oogenesis की प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी की लाइन आप जब रीड करेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको दूंगा अच्छे से सुनिएगा। देखिए हम शुरुआत कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis साथ में दिए हैं। हमें डिस्कस क्या करना है? oogenesis डिस्कस करना है। एक बार देखते हैं जरा क्या दिया है यहां पे। तो oogenesis की अगर मैं बात करने जाऊं तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए? oogenesis में सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि फीमेल्स में oogenesis स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ, स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। तो भाई फीमेल पैदा नहीं हुई है, पैदा होने की अब तक गारंटी नहीं है, हो सकता है मिसकैरिज हो जाए या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन एमटीपी हो जाए, हमको पता नहीं है। पर फीमेल पैदा होने से पहले क्या शुरू कर देंगे? oogenesis स्टार्ट कर देंगे, प्यूबर्टी का वेट नहीं करते। तो सबसे पहले तो oogenesis कब शुरू हुआ? बिफोर बर्थ। तो मैं काम करता हूं, कुछ पीरियड्स हैं, ये सेम चार्ट में सेपरेटली बना रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं बिफोर बर्थ। ठीक है। अब बर्थ से पहले क्या हुआ सुनिए। तो बर्थ से पहले फीमेल की बॉडी में फॉर्मेशन होने वाला है उगोनिया का। किसका? उगोनिया। गौर से सुनिए, फीमेल में ओवरी है, ओवरी में है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में है जर्म सेल, और जर्म सेल आगे जाके क्या करने वाले हैं?
जर्म सेल आगे जाके फीटल लाइफ में जब बच्ची पैदा नहीं हुई है उस दौरान बनाएंगे ऊगोनिया। क्या बनाएंगे? ऊगोनिया बनाएंगे। तो यहां पर ये हमने सेल बना लिया, सेल का नाम क्या है? ऊगोनिया। याद रखिए बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ इनके नंबर में काफी चेंज आ जाता है। तो बिफोर बर्थ अगर मैं बात करूं तो बिफोर बर्थ इनका नंबर होता है 2 मिलियन, लगभग कितना? 2 मिलियन। पर अगर हम बात करें आफ्टर बर्थ की, बर्थ के बाद इनका नंबर हो जाता है 60K to 70K, मतलब कि 1000। तो 60,000 से 70,000 तक हो जाता है इनका नंबर। तो क्या बहुत सारे फॉलिकल्स टूट गए होंगे? आंसर इज यस। आपको याद रखना है उगोनिया जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर है, और प्राइमोर्डियल फॉलिकल का नंबर, उगोनिया का नंबर, दोनों का नंबर पहले कितना था? फीमेल के पैदा होने से पहले 2 मिलियन था, पर जैसे पैदा हुए तो कितना हो गया? 60 to 70K। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काफी सारे फॉलिकल्स, काफी सारे ये जो उगोनियाज हैं ये ब्रेक हो गए होंगे। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितने हैं नंबर में? 2 मिलियन। उनके अंदर उगोनिया भी कितने हैं? 2 मिलियन बिफोर बर्थ इन केस ऑफ फीमेल। पर जैसे जैसे बर्थ हो गई, पैदा हो गई फीमेल, तब तो पैदा होने के बाद ओवरी में मिलेंगे 60 to 70K, मतलब 1000 ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स और उगोनिया। अब देखो ये तो हमने बात कर ली बर्थ से पहले की। गौर से देखिए यहां पे उगोनिया नाम का स्ट्रक्चर है, ये रहा। कब दिखाया गया है? फीटल लाइफ। फीटल लाइफ मतलब पैदा होने के बाद के पहले की बात हो रही है। अब एक बार फीटस का बर्थ हो गई तो अब क्या होगा? बर्थ के बाद नोटिस करिए जो उगोनिया है ये माइटोसिस करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। उगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा। देखिए माइटोसिस होने के बाद या डिफरेंशिएशन होने के बाद साथ ही साथ और ग्रोथ भी बोल सकते हो, ग्रोथ भी चलती है। इन प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली जो चीज बनेगी वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे प्राइमरी ऊसाइट। याद रखिए प्राइमरी ऊसाइट को जब फॉर्मेशन होता है, ये प्राइमरी ऊसाइट जो है ये उगोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा सेल होता है। यहां पे जो उगोनिया ऊपर प्रेजेंट है वो जब डिवाइड करेंगे, माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ बड़े सेल बनेंगे। बड़े सेल का नाम क्या होगा? प्राइमरी ऊसाइट होगा। अब याद रखिए प्राइमरी ऊसाइट कब बनेंगे? तो आफ्टर बर्थ बनेंगे और प्यूबर्टी तक अरेस्ट रहेंगे। नोटिस करिए प्राइमरी ऊसाइट ये एक सेल है और ये प्राइमरी ऊसाइट थोड़ा सा उगोनिया से बड़ा है। ये प्राइमरी ऊसाइट अब क्या करना चाहता है? प्राइमरी ऊसाइट डिवाइड करना चाहता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आपको पता है मियोसिस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। सबसे पहले ऑब्वियसली कौन सा होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। अब याद रखिए प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करना चाहता था पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक अरेस्ट होकर रखेगा कौन? प्राइमरी ऊसाइट। तो बर्थ हो गई, यहां पे बर्थ हो गई है और बर्थ के बाद प्यूबर्टी की जो स्टेज है, कौन सी स्टेज आएगी? प्यूबर्टी पर जाके हमारा प्राइमरी ऊसाइट अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर पाएगा और क्या बना लेगा? तो ये बनाएगा आगे जाके सेकेंडरी ऊसाइट्स। एक के दो तो बनाएगा एक सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा और दूसरा सेल थोड़ा छोटा होगा, उस छोटे सेल को बोलेंगे पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी। गौर से सुनिए, सबसे पहले बात तो पैदा होने से पहले, फीमेल के पैदा होने से पहले ओवरी में क्या मिल रहा है? तो फीमेल के पैदा होने से पहले ओवरी में मिल रहे हैं उगोनिया। पक्का? जैसे ही फीमेल पैदा होगी तो उगोनिया जो है वो कन्वर्ट होने लगेंगे काय में? वो उगोनिया कन्वर्ट होकर बनाने लगेंगे प्राइमरी ऊसाइट्स। प्राइमरी ऊसाइट डिवाइड करना चाहते हैं पर डिवीजन अटका रहेगा। कब से? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक डिवीजन अटका रहेगा। किसका डिवीजन अटका रहेगा? प्राइमरी ऊसाइट का डिवीजन अटका रहेगा। कौन से फेज में अटका रहेगा? मियोसिस फर्स्ट में। गौर से सुनिए, यहां पे जो प्राइमरी ऊसाइट है मैं लिख देता हूं, अरेस्ट एट डिप्लोटीन फेज। स्टेज नहीं है, डिप्लोटीन क्या? डिप्लोटीन फेज, डिप्लोटीन फेज of prophase first of meiosis फर्स्ट। तो देखो सिंपल सा है, हमने इतना बोला
कि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस से गैमेट बनते हैं। oogenesis की प्रोसेस बर्थ से पहले शुरू होती है और बर्थ से पहले फीमेल के ओवरी में मिलते हैं ओगोनिया, बर्थ के बाद मिलते हैं प्राइमरी oocyte। पर प्राइमरी oocyte जो है बर्थ के बाद तो मिलेंगे, पर क्या ये कभी डिवाइड करेंगे? जी हां, प्राइमरी oocyte डिवाइड करना चाहते हैं, पर इनका डिवीजन कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पे। तो जब बच्ची पैदा हुई है तब से लेके 14-15 इयर्स के होने तक क्या प्राइमरी oocyte डिवीजन कर पा रहा है कि अरेस्ट हो गया है, डिवीजन नहीं कर पा रहा है? तो याद रखिए, प्राइमरी oocyte डिवीजन नहीं कर पा रहा है। और अरेस्ट कहां पर हुआ है? तो इस पे कौन सी प्रोसेस है जो रुक गई है? तो इसके मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन फेज, जो कि किसमें होती है, प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है, वहां पे अटक जाती है। तो क्या ये मियोसिस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? होगा जरूर, पर पूरी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक नहीं। प्यूबर्टी होने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो पाएगा किसमें? प्राइमरी oocyte में। और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर प्यूबर्टी फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte का। और क्या सेकेंडरी oocyte अकेला बनेगा? नहीं, सेकेंडरी oocyte के साथ में एक छोटी सी सेल और बनेगी जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या ये जो छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी है, क्या ये साइज में सेकेंडरी oocyte से छोटी होती है? आंसर इज यस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो साइटोकाइनेसिस भी होगा, और साइटोकाइनेसिस की वजह से एक सेल, एक प्राइमरी oocyte डिवाइड करके दो सेल बनाएगी। पर यहां पे साइटोकाइनेसिस के दौरान भेदभाव हुआ है, पार्शियलिटी हो गई है। कैसी पार्शियलिटी हो गई है? एक सेल को तो ज्यादा साइटोप्लाज्म दे दिया गया और दूसरे सेल को कम दे दिया गया। मतलब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से। कैसा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया और दो डिफरेंट साइज के सेल बनाए। जो बड़ा सेल है उसको सेकेंडरी oocyte बोला गया, जो छोटा सेल है उसे हमने फर्स्ट पोलर बॉडी बोल दिया। आगे जाके क्या होगा? ये जो सेकेंडरी oocyte बना, ये कब बना है? लिख देता हूं, आफ्टर प्यूबर्टी। यहां पे क्या हुआ था? बर्थ, और यहां तक क्या चला है? प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान आपको क्या मिलेगा ओवरी में? प्राइमरी oocyte। पर प्यूबर्टी के बाद क्या मिलेगा? तो प्यूबर्टी के बाद मिलेगा सेकेंडरी oocyte। क्या ये सेकेंडरी oocyte अब कोई और डिवीजन करना चाहेगा? तो बिल्कुल करना चाहेगा। गौर से देखिए, यहां पे हमारे पास मियोसिस फर्स्ट चल रहा था। क्या मियोसिस कंप्लीट करने में टोटल 2 स्टेप लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। तो अगर यहां पे मियोसिस फर्स्ट चल रहा है तो अगले सेल को क्या करना चाहिए? तो अगले सेल को करना चाहिए मियोसिस सेकंड। तो याद रखिए, सेकेंडरी oocyte में चलता है मियोसिस सेकंड, और जैसे इसमें मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने की वजह से यहां पे बनेंगे कितने सेल? 2 सेल बनेंगे। एक सेल को हम लोग नाम दे देंगे ओवा, या फिर बोल देंगे ओवम, और जो दूसरा छोटा सेल बनेगा, अगेन क्यों बनेगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से। इसे हम बोल देंगे सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी बोल देंगे। तो मतलब कि पोलर बॉडी जो है वो हमेशा साइज में छोटे ही रहेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से बनते हैं। तो हमारे पास में देखिए, जो ओवा या ओवम बना है, ये हमेशा हर फीमेल में हर बार ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस चीज का ओवुलेशन करती है फीमेल की ओवरी, वो ओवुलेशन वाला पार्ट क्या है? वो है सेकेंडरी oocyte। आपने पीछे भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ओवरी में ओवुलेशन की प्रोसेस चलती है ऑन 14th +-2 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब भी कभी भी ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन के दौरान जो चीज इजेक्ट आउट होगी वो ओवम नहीं होगा, वो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। याद रखिए, फिर ओवम कब बनता है? तो ओवम बनता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद रखिए, सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट तो होता है, पर सिर्फ तब कन्वर्ट होता है जब फर्टिलाइजेशन का समय आ जाता है। और फीमेल में हर महीने फर्टिलाइजेशन का चांस आएगा क्या? नहीं आएगा। और अगर फीमेल में हर मंथ फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं आएगा तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल की लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ जो सेकेंडरी oocyte है वो कभी भी ओवम में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। याद रखिए, सेकेंडरी oocyte को ओवम में कन्वर्ट करने के लिए चलाना पड़ता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का एक बात बता दूं, मियोसिस फर्स्ट क्या, ऊपर से चलते हैं, नोटिस करिए। सबसे पहले ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम थी, मतलब कि लेयर ऑफ सेल थी। उसमें एक सेल थी, सेल का नाम है जर्म सेल। जर्म सेल ने क्या डेवलप किया? जर्म सेल ने माइटोसिस करके बनाया उगोनिया। उगोनिया जो है ये डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी सेल होती है? डिप्लॉइड, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उगोनिया आगे जाके करेगी माइटोसिस, विच इज इक्वेशनल डिवीजन। तो आगे जाके क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो प्राइमरी oocyte है ये भी कैसा सेल होता है? ये भी डिप्लॉइड सेल होता है। प्राइमरी oocyte ने आगे जाके किया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन?
रिडक्शन डिवीजन। तो यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होना चाहिए। तो अगर यहां 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो नीचे कितने पहुंचेंगे, n एंड n, मतलब पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब ये हैप्लॉइड सेल करेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को बोलते हैं इक्वेशनल, मतलब क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओवा भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड, और साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। समझ रहे हो कुछ? तो ये बड़ी, जैसे मैंने अभी आपके पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, जो कि काफी सिंपल सी प्रोसेस बताई थी, उतनी सिंपल फीमेल के केस में नहीं है। यहां आपको इवेंट याद रखना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है। नोटिस करिए, फिर से बता देता हूं, oogenesis की प्रोसेस में क्या क्या याद रखना ही है, बहुत अच्छे से याद रखना है, गौर से सुनिए। तो oogenesis की प्रोसेस में जो चीजें बड़े अच्छे से आपको याद रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आप याद रखिए, बर्थ से पहले क्या मिलेगा, ओवरी में फीमेल की बर्थ से पहले क्या मिलेगा, उगोनिया मिलेंगे। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। ठीक, उगोनिया या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो फॉलिकल है जिसके अंदर उगोनिया है। क्या प्राइमोर्डियल फॉलिकल उगोनिया का नंबर पता है हमें? बिल्कुल पता है, एनसीईआरटी बताती है। बर्थ से पहले उगोनिया थे कितने, 2 मिलियन। आफ्टर बर्थ कितने हो गए, 62, 70 या फिर 80 के। ठीक है, याद रखना 80,000। अब आगे देखिए, उगोनिया में हुआ माइटोसिस, क्या बना, प्राइमरी oocyte। कब मिलेगा ओवरी में प्राइमरी oocyte? तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी से पहले तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टी से पहले तक क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा प्राइमरी oocyte फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद क्या मिलेगा, प्यूबर्टी के बाद ओवरी में मिलने वाला है सेकेंडरी oocyte। प्यूबर्टी के बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी सेकेंडरी oocyte ही मिलेगा? नहीं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बन जाएगा ओवा या फिर ओवम। एक और चीज, कौन कब अरेस्ट होगा, याद रखिए। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने जब बात की थी तो हमने एक डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने डिस्कशन ये किया था कि जो यहां पे प्राइमरी oocyte है वो बर्थ के दौरान बना था और प्यूबर्टी तक, मतलब लगभग 14-15 साल उसने, या 13-14 ईयर्स उसने क्या किया है, अरेस्ट हुआ था। वो कौन से फेज में अरेस्ट हुआ था, डिप्लोडीन फेज। किसकी डिप्लोडीन फेज, प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट किसमें आता है, मियोसिस फर्स्ट में। यहां अरेस्ट हो गया था मियोसिस फर्स्ट, सॉरी प्राइमरी oocyte। पर एक बात बताइए, हमने बोला फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है सेकेंडरी oocyte, सॉरी ओवम। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर ओवम बनता है, कहां से बनता है, सेकेंडरी oocyte से बनता है, और फर्टिलाइजेशन हमेशा होता ही नहीं है। तो क्या सेकेंडरी oocyte भी कभी अरेस्ट हो सकता है? यस, याद रखिए, फीमेल्स में सेकेंडरी oocyte मोस्ट ऑफ द केसेस में अरेस्ट ही रहता है। क्यों अरेस्ट रहता है? क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो है उसको अरेस्ट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte को ओवम में कन्वर्ट होना ही नहीं है, तो उसको अरेस्ट रहना पड़ेगा। तो याद रखना, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट किस फेज में होता है, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्ट होता है इन मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो भैया मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता है कौन, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ये जो प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे थे, ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, दिस इज oogenesis। ऑब्वियसली ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बट दिस प्रोसेस वर्क्स इन फीमेल्स। आगे देखो, ये मेल वाला पार्ट, ये फीमेल वाला पार्ट, इसमें प्लॉइडी लेवल्स भी मेंशन किए, हमने भी प्लॉइडी लिखी है। तो आपको अगर ये समझ में आता है तो इससे सीख लीजिए, पर एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर देख लीजिए। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या हुआ, मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस है ये, मेल्स के केस में स्पर्मेटोगोनिया जो है उसने माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। कब चल रहा है ये सब कुछ, प्यूबर्टी पे। इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी oocyte करेगा M1 मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करेगा M2, और क्या करेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। खत्म हो गई प्रोसेस। फीमेल्स में देख लो, फीमेल्स में क्या लिखा है, फीटल लाइफ में मिलेगा क्या, उगोनिया। फीटल लाइफ के बाद क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट। पूरा कर पाएगा नहीं, अटक जाएगा। कब तक के लिए, प्यूबर्टी तक के लिए अटक जाएगा। प्यूबर्टी के बाद मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, कंप्लीट, क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फिर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये क्या करेगा, तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे करेगा मियोसिस सेकेंड, और क्या बना देगा, ओवम बना देगा। पर क्या ये भी अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte? यस। कब अरेस्ट हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। ये इतना से एनसीईआरटी का डायग्राम है। दोनों डायग्राम्स को मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। इसी के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे अगेन पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, सेम प्रोसेस लिखी हुई है,
एक बार देख लो। इसके नोट्स ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, तो आप इनको आराम से रीड कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दिखाया गया है ओवम का। तो ओवम एक्चुअली में एक बड़ी सेल है। ह्यूमन फीमेल की सबसे बड़ी सेल ओवम ही होती है, एग सेल ही होती है। तो आप ओवम को, एग सेल को देख सकते हैं, ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए जल्दी से। ओवम के स्ट्रक्चर के लिए और कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। ओवम का स्ट्रक्चर में काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, एक बार देख ही लो। चलो ओवम के स्ट्रक्चर को ढंग से देखिए। सबसे बाहर मिलेगा कोरोना रेडिएटा। याद रखिए कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के ही सेल्स हैं। मैं लिख देता हूं, सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल को ही हमने क्या नाम दे दिया है? कोरोना रेडिएटा नाम दे दिया है। कोरोना रेडिएटा से थोड़ा और अंदर आएंगे तो आपको मिलेगी जोना पेलिसिडा। क्या मिल जाएगी? जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा से थोड़ा और अंदर आएंगे तो आपको एक लेयर मिल जाएगी, ग्रीन कलर की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उलेमा, या फिर बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन से थोड़ा और अंदर की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें आप नोटिस करिए सेकेंडरी oocyte जो है ओवा में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहां पे आपको पोलर बॉडी देखने को मिल रही है। याद रखिए प्राइमरी oocyte जब डिवाइड किया था तो एक सेकेंडरी oocyte बना था, साथ में बनी थी फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी पीछे देखा हमने, तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है वो सेकेंडरी oocyte के साथ में अटैच हो जाती है। तो नीचे आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये रहा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या? न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का न्यूक्लियस भी दिख रहा है। ये जो बड़ी वाली सेल है इसका नाम क्या रख दिया है? दिस इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में ये बीच में क्या बना है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करोगे तब होगा कंप्लीट क्या? फर्टिलाइजेशन। तो अभी फर्टिलाइजेशन पे हम अभी नहीं आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। देखिए अब यहां लिखा है स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल। स्पर्म के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो स्पर्म मोटाइल होते थे, मतलब मूवमेंट कर सकते थे, पर ये जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता। साइज लिखा है 0.2 मिलीमीटर। कितना? 0.2 मिलीमीटर। तो काफी छोटा है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सेल है। तो हमारे ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो उनमें एक सबसे बड़ा सेल यही है। कौन सा? ओवम। याद रखिए कितना है? 0.2 mm इन डायामीटर। आगे लिखा है ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन्स। कितने मेम्ब्रेन है ओवम के ऊपर? ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte के ऊपर सबसे पहले तो आपको मिलने वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम एक और नाम क्या दे चुके हैं? उलेमा, या फिर एक और नाम दे चुके हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। इनमोस्ट लेयर होती है। उसके बाहर क्या मिलेगा? जोना पेलिसिडा। आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो है ही, साथ में असेल्युलर है। क्या इसमें सेल से बनी हुई लेयर है? नहीं है, सेल से बनी लेयर नहीं है। अगला लिखा है कोरोना रेडिएटा। क्या लिखा हुआ है? कोरोना रेडिएटा। नोटिस करो कोरोना रेडिएटा जो है इट इज आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल। कौन से सेल है ये? कौन से फॉलिकल सेल है? तो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा लेयर के सेल है पक्का, जिनसे ये बना हुआ है। तो ये तो ओवम का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले किस बारे में बात करनी थी? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि ओवरी था। तो हमने ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया अभी। ओवरी के स्ट्रक्चर के बाद हमको क्या डिस्कस करना चाहिए था? डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यूट्रस, सर्विस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ये सब हमें डिस्कस करना था। हमने वो भी किया। ग्लैंड डिस्कस किया, कौन सा? बार्थोलिन्स ग्लैंड डिस्कस कर लिया। अब जब हमने ये सब डिस्कस कर ही लिया है तो दो और पार्ट हैं डिस्कशन के लिए जो बचे हैं। एक पार्ट का नाम है मेमरी ग्लैंड्स, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, और दूसरा पार्ट जो बचा है वो क्या बचा है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो चलिए दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट है दिस इज मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। याद रखिए मेमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस की वजह से हमें क्या बोला जाता है? मैमल्स। तो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड बॉडी हेयर्स, इनकी वजह से हम कौन बन गए हैं? मैमल्स बन गए। एक बार ढंग से नोटिस करना, मेमरी ग्लैंड्स में लिखा है द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। छोड़ो पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये समझा ही देता हूं। नोटिस करिए मेमरी ग्लैंड्स पहली बात तो थोरेसिक कैविटी में। कौन सी कैविटी में? थोरेसिक कैविटी, मतलब जो चेस्ट रीजन है इस कैविटी में जो ग्लैंड्स है उन्हें हमने क्या नाम दिया है? मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं ये रेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? तो याद रखिए एक मसल के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो यहां पे एक मसल है, रेड कलर से दिखाया गया है। ये जो रेड कलर के अंदर की लाइन है इस मसल को बोलते हैं पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर। कौन सी मसल है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल है, चेस्ट की मसल है। इस चेस्ट की मसल के थोड़ा अंदर की तरफ जाइए। देखो हम ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर यहां मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो मेमरी ग्लैंड से थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं आ रहे, अभी कहां जा रहे हैं? अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मसल मिल गया, मसल का नाम लिख दिया पेक्टोरेलिस मेजर। और अंदर अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ये ऑरेंज कलर का मसल दिख रहा होगा आपको, ये वाला। ये जो ऑरेंज मसल आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है, क्या बोलोगे? बाहर की तरफ है
तो आपने शायद सुना होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सुना होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सुना होगा। अगर बॉडी इस तरफ है, पूरी बॉडी अगर इस तरफ है तो ये इंटरनल पार्ट है और जो बाहर वाला एरिया है उसे बोलेंगे एक्सटर्नल। तो याद रखिए ये जो मसल दिख रही है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल नहीं। क्यों? बॉडी के बाहर की तरफ से चल रहे हैं ना, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो ये बॉडी इधर पे और ये मेमोरी ग्लैंड्स बाहर हैं। अब देखो यहां बीच में ये मैंने गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये एक्चुअली में क्या है? दीज आर रिब्स। क्या होते हैं ये? रिब्स हैं। अब रिब्स तो एक्चुअली में रॉड शेप्ड है, ऐसी है, और हमने उसको कट कर दिया है जिससे हमें क्लियरली समझ में आए, क्योंकि हम ऑब्वियसली 3D स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो गोले बनाए हैं ये हमारे रिब्स बनाए हैं मैंने, रिब्स। तो मैं लिख देता हूं ये क्या है? रिब्स। अच्छा एक और चीज देखिए, अंदर की तरफ और अंदर अगर मूव करोगे तो आपको फिर से येलो कलर की एक लेयर देखने को मिल रही है। ये क्या है? तो ये जो येलो कलर के ऑरेंज कलर की जो लेयर दिख रही है ये एक और मसल है जिसका नाम है इंटरनल, दीज आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्या कभी आपने सोचा है कि इनका नाम इंटरकोस्टल क्यों है? क्योंकि रिब्स को हम लोग बोलते हैं कोस्टल, है ना, रिब्स के लिए कोस्टल वर्ड हमने यूज कर लिया है। पर याद रखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब ऐसे ऐसे मसल जो बाहर से रिब्स को पकड़ के रखे हैं, तो वो एक्सटर्नल हो गए। और ऐसे इंटरकोस्टल मसल जो बॉडी के अंदर से रिब्स को पकड़ते हैं, इनका नाम क्या हो गया? इंटरनल इंटरकोस्टल। तो कुछ सोच समझ के ही नाम रखे गए हैं। अब चलिए ये तो हमने देख लिया कि बॉडी से अंदर की तरफ से अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा तो क्या क्या मिलेगा। सबसे अंदर हमें क्या मिल गया? इंटरनल इंटरकोस्टल। उससे थोड़ा बाहर आए तो क्या मिल गया? हमें मिल गया रिब्स। और बाहर आए तो क्या मिला? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और थोड़ा बाहर आए तो क्या मिला? पेक्टोरेलिस मेजर मसल। और पेक्टोरेलिस मेजर मसल के ऊपर कौन है? मेमोरी ग्लैंड्स। देखिए मेमोरी ग्लैंड में ये जो है दीज आर फैट सेल्स। मैं नीचे लिख देता हूं ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर फैट सेल्स। ये सेल्स हैं फैट सेल्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर आपको मिलेंगे फैटी टिश्यू की कवरिंग मिलेगी, इसलिए हमने लिख दिया यहां पे फैट सेल्स मिलेंगे। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आप नोटिस करिए मैंने यहां पे ब्लू कलर से एक ऐसा एक आउटलाइन किया है। ये आउटलाइन किए हुए पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब्स। दीज आर मेमोरी लोब्स। नीचे भी लिखा हुआ है, नोटिस करिए, मेमोरी नहीं लिखा हुआ है। मेमोरी लोब बड़ा स्ट्रक्चर है, यहां मेंशन नहीं किया गया, मैं कर देता हूं। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे मेमोरी लोब। इन बड़े बड़े मेमोरी लोब्स के अंदर, इन बड़े से मेमोरी लोब्स के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी एल्वेलाई। क्या मिलेंगे? मेमोरी एल्वेलाई। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ग्रीन ग्रीन, दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेमोरी एल्वेलाई। मेमोरी एल्वेलाई, याद रखिए मेमोरी एल्वेलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पे मिल्क का सिंथेसिस होता है। मैं लिख देता हूं कैरी आउट मिल्क सिंथेसिस। क्या कैरी आउट करते हैं? दे कैरी आउट मिल्क सिंथेसिस। याद रखिए ये मिल्क बनाएंगे जरूर पर किसी के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कंट्रोल में, स्पेसिफिकली प्रोलैक्टिन के कंट्रोल में। वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। चलिए अभी तो हमने ये बोला मेमोरी ग्लैंड्स में एक तो बाहर फैट की लेयर है, फैट की लेयर को बोल दिया फैट सेल्स। अंदर गए तो बड़े बड़े लोब्स मिल गए, लोब्स का नाम हो गया मेमोरी लोब। मेमोरी लोब में हमें मिल गए छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वेलाई। अब जो एल्वेलाई यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये लंग्स वाले एल्वेलाई नहीं है, यहां से सांसें नहीं लेनी है। इन एल्वेलाई का काम अलग है। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाले एल्वेलाई हैं? बिल्कुल नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्शन वाले एल्वेलाई हैं। कहां मिलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स में। देखो अगला आ गया मेमोरी टिब्यूल्स। क्या आ गए? मेमोरी टिब्यूल्स। नोटिस करो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, इनको हमने नाम दे दिया दीज आर मेमोरी टिब्यूल्स। क्या करेंगे मेमोरी टिब्यूल्स? मेमोरी टिब्यूल्स कलेक्ट करेंगे मिल्क को फ्रॉम एल्वेलाइज। तो एल्वेलाई में जो भी मिल्क है उस मिल्क को कलेक्ट कौन करते हैं? मेमोरी टिब्यूल्स कलेक्ट करते हैं। और मेमोरी टिब्यूल्स इस मिल्क को कलेक्ट करके, देखिए मैं और मार्क कर देता हूं, ये सब कौन है? दीज आर मेमोरी टिब्यूल्स। और मेमोरी टिब्यूल्स मिल्क को कलेक्ट करके कहां पहुंचाएंगे? सारे मेमोरी टिब्यूल मिल्क को कलेक्ट करके पहुंचाएंगे एक बड़ी सी टिब्यूल में, एंड दीज लार्ज टिब्यूल्स आर कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट। ये रहा मेमोरी टिब्यूल, ये क्या आ गया? मेमोरी डक्ट आ गया। तो ये जो कॉमन वाला एरिया है जहां पे सारे टिब्यूल्स ओपन हो रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट।
मेमोरी डक्ट में मिल्क पहुंचेगा, फिर स्टोर होगा आगे जाके एक फूले हुए सोलन पोर्शन में। दिस सोलन पोर्शन इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला। वैसे पूरे बायो में कोई भी डक्ट में अगर सूजन है, कोई भी डक्ट अगर फूली हुई है तो उसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। तो यहां भी एक फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है, मेमोरी एम्पुला। ये स्टोर करके रखने वाला है मिल्क को। इजेक्शन से पहले मिल्क कहां स्टोर रहेगा? तो इजेक्शन से पहले मिल्क स्टोर रहेगा कहां पे? मेमोरी एम्पुला में। एक और चीज देखिए, यहां से कुछ स्ट्रेट डक्ट्स निकल रहे हैं, नाम लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रेट डक्ट यहां से निकल रहे हैं इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट बेंट है, क्वाइल्ड है कि स्ट्रेट है? तो याद रखिए ये स्ट्रेट डक्ट्स हैं और ये डक्ट ओपन होते हैं इस पॉइंटेड एरिया में। इस पॉइंटेड एरिया का नाम है निपल। और निपल जो है इसके थ्रू इसको सक करके मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता है किसको? फीटस को। तो फीटस नहीं न्यूबॉर्न बेबी को। तो न्यूबॉर्न बेबी क्या सक करेंगे? निपल। और जैसे न्यूबॉर्न बेबी निपल को सक करेगा तो ये इंफॉर्मेशन कहां जाने वाली है? ये इंफॉर्मेशन जाने वाली है हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन में भी कहां? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन यहां पे आके करवाएगा इंजेक्शन ऑफ मिल्क। वो हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर से। अभी मैंने इतना बोल दिया, स्ट्रक्चर देख लो एक बार ढंग से क्या है। तो अगर मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें, फिर से बोल रहा हूं, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में सबसे अंदर से बात करें तो क्या मिलने वाला है? मसल्स मिलेंगी, रिब्स मिलेंगी। सबसे मेमोरी ग्लैंड जिस मसल पर रेस्ट करते हैं उस मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। ये जो रेड पेक्टोरलिस मेजर है इसके ऊपर जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड में फैटी टिश्यू मिलेगा। फैटी टिश्यू को हमने लिख दिया फैट सेल्स। फैटी टिश्यू के और अंदर मूव करोगे तो बड़े बड़े लोब्स मिलेंगे। इन लोब्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें बोलते हैं मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे एल्विलाई। एल्विलाई का काम है सिंथेसिस या फिर सीक्रेशन ऑफ मिल्क। अब जैसे यहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो मिल्क मूव करके कहां जाएगा? जैसे यहां पे मिल्क बनेगा वो मूव करके जाने लगेगा कौन सी डक्ट में? कौन से टिब्यूल्स में? तो नोटिस करिए इन टिब्यूल्स को नाम दिया मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल्स से होते हुए ये कॉमन एरिया में आएगा मिल्क, और मिल्क जिस कॉमन एरिया में पहुंचेगा उसका नाम है मेमोरी डक्ट। ये लिखा है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद मिल्क स्टोर हो जाएगा कहां पे जाके? एम्पुला, इस स्वॉलन पोर्शन में जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला में जो भी मिल्क है अब वो इजेक्ट आउट होने के लिए कहां जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट, स्ट्रेट डक्ट्स में। लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल के थ्रू बाहर आ जाएगा कौन? मिल्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो फ्लो ऑफ मिल्क है ये मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया है। आपको ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से देखना है और अच्छे से इसको याद रखना है। आई होप ये ज्यादा आसान लगेगा एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, ठीक है? पर स्टिल एनसीईआरटी के डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको जरूर देखते जाइए। चलिए, तो ये तो हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात की। एक बात देख लेते हैं, यहां लिखा था एल्विलाई ओपन्स इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। बताइए एल्विलाई क्या है? मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन हो रहे हैं। मेमोरी टिब्यूल्स में तो एल्विलाई ओपन होते हैं इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, सही बात है। तो टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। सारे टिब्यूल्स ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट, ये वाली डक्ट। अगला लिखा है सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। सारे मेमोरी टिब्यूल जुड़ेंगे, मेमोरी डक्ट बनेगी और मेमोरी डक्ट बनाएगी मेमोरी एम्पुला। आगे लिखा है मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। तो मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्टेड है? लैक्टिफेरस डक्ट, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। पक्का? तो जो भी मिल्क है वो इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा? सक आउट किया जाएगा। कहां ओपन होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट? लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं निपल वाले रीजन पे। एक और चीज देखिए, इस रीजन को अगर ढंग से देखा जाए तो यहां पे एक डार्कली पिगमेंटेड रीजन मिलता है। यहां एक डार्कली पिगमेंटेड रीजन देखने को मिलेगा निपल के अराउंड। दिस डार्कली पिगमेंटेड रीजन अराउंड निपल इज कॉल्ड एज एरियोला। क्या बोलते हैं इसको? एरियोला। हाईली पिगमेंटेड एरिया है एरियोला। यहां मेलानिन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। इस पिगमेंटेड एरिया का नाम क्या रख दिया गया है? एरियोला। क्या ये जो एरियोला है इट इज सराउंडिंग निपल? आंसर इज यस, इट इज सराउंडिंग निपल। ऐसे करके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, उसकी बात करते हैं। गौर से सुनिए, मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मेमोरी ग्लैंड जो है किस तरीके से फंक्शन करते हैं जरा उसके बारे में एक बात करता है। देखिए ये मेमोरी ग्लैंड, ठीक है? क्या है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है यहां से सकिंग रिफ्लेक्स आता है। एक फीटस है, न्यूबॉर्न बेबी है, मैं लिखा न्यूबॉर्न बेबी सकिंग निपल। तो अगर नया न्यूबॉर्न बेबी जो है अभी पैदा हुआ है उसने निपल को सक किया तो निपल सक करने की वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सकिंग रिफ्लेक्स।
याद रखिए सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो निपल को सक करने से आएगा। जैसे निपल सक होगा तो एक सकिंग रिफ्लेक्स कहां जाने वाला है, गौर से सुनिएगा, सकिंग रिफ्लेक्स जाने वाला है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस जो है इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन एंड साथ ही साथ ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का भी मास्टर ऑफ मास्टर है, मास्टर नहीं है, मास्टर ऑफ मास्टर है। मतलब हर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट है और ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करने वाला है, ये हाइपोथैलेमस आगे जाके रिलीज करवाएगा ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन कहां जाएगा, ब्लड में। ब्लड से ऑक्सीटोसिन कहां जाएगा, तो ब्लड से ऑक्सीटोसिन जाएगा मेमोरी ग्लैंड्स के पास। कौन जा रहा है ये, ऑक्सीटोसिन। और जैसे ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो मेमोरी ग्लैंड में जो एम्पुला है, जो एल्विलाए हैं, ये सब क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैं लिख देता हूं ऑक्सीटोसिन कहां गया, मेमोरी ग्लैंड में। और जैसे ही मेमोरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो यहां मेमोरी ग्लैंड में क्या शुरू हो जाएगा, इजेक्शन। मैं लिख देता हूं यहां होगा इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो भैया ऑक्सीटोसिन करवाता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, पर डायरेक्टली नहीं 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 नहीं, हमेशा मिल्क इजेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए सकिंग रिफ्लेक्स, फीटल सकिंग रिफ्लेक्स। अगर फीटस ने निपल को सक किया तो मदर के ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन में भी कहां, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी में जाएगा, फिर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन जाएगा ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीटोसिन जाएगा मेमोरी ग्लैंड में, और तब मेमोरी ग्लैंड में जाके क्या होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तब ये जो भूखा भूखा प्यासा जो गोलू घूम रहा था, उस गोलू को क्या मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा। पर एक बात बताओ, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन कराएगा और इसमें मिल्क बनाने वाले स्ट्रक्चर्स को कौन डेवलप कराएगा, और से सुनिए, नोटिस करो, मैं लिख देता हूं, ये ठीक है। देखिए यहां कुछ हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है ईस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड हमें बात करनी है किसके बारे में, प्रोलैक्टिन। याद रखिए ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये करवाता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब कि पूरा मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन कराएगा, ईस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, पर कैसा डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर। तो मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को डेवलप कराना किसका काम है, तो यह काम है ईस्ट्रोजन का। पर फंक्शन को डेवलप कराना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कैसा, फंक्शनली, मतलब मेमोरी ग्लैंड को काम करने लायक कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अगला, एक बार मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर गए तो यहां पे मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन। लिख देता हूं, ये हेल्प करेंगे डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड्स। तो कुछ समझ पा रहे हो आप लोग, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में आपको तीन हार्मोन के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है और प्रोलैक्टिन क्या करता है। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो क्या तीनों का काम है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, यस। पर ईस्ट्रोजन करवाएगा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन करवाएगा फंक्शन का डेवलपमेंट, मतलब इनको काम का बनाएगा, फंक्शनल बनाएगा। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट भी करवाएंगे, प्रोडक्शन भी करवाएंगे, किसका, मिल्क का, बाय मेमोरी ग्लैंड्स। पर याद रखिए ये मिल्क प्रोडक्शन कब करवाएंगे, तो ये मिल्क का प्रोडक्शन कब करवाते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं एट द टाइम ऑफ, या बोलो आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड को तैयार करना और साथ ही साथ उनको मिल्क प्रोड्यूस करवाना, उनमें मिल्क का प्रोडक्शन करवाना, ये सारा काम किसका होता है, प्रोलैक्टिन का होता है। पर कब, तो ये फंक्शन वो कब कैरी आउट करने वाले हैं, ये फंक्शन वो कैरी आउट करने वाले हैं किस दौरान, जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा होगा, उस दौरान, जेस्टेशन पीरियड का 7th 8th 9th मंथ में। चलिए भाई, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाले पार्ट में आ गए। देखिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में हमने कुछ नाम लिखे थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के दौरान बात करने के समय पे। इन पार्ट्स में सबसे पहले तो एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी थी,
साथ ही साथ में यहां पे कुछ ओपनिंग्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना जरूरी है। साथ ही साथ यहां पे कुछ स्किन के फोल्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, कुछ स्किन के फोल्ड्स भी हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए करें शुरुआत। सबसे पहले तो यहां पे एक फैटी टिश्यू देखने को मिलता है जिसपे आपको हेयर्स मिलेंगे। दिस फैटी टिश्यू इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, यहां पे आपको हेयर मिलेंगे, प्यूबिक हेयर्स बोल सकते हो। साथ ही मिलेगा यहां पे फैटी टिश्यू। तो यहां पे फैटी टिश्यू मिलता है और साथ ही साथ में क्या मिलने वाले हैं, हेयर्स मिलने वाले हैं। इस कुशन लाइक एरिया को हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। तो ये फीमेल का वो पार्ट है जो कि एक्सटर्नली विजिबल होगा, पक्का ना, क्योंकि इनमें टेस्टिस ऑब्वियसली नहीं है। जैसे मेल्स के केस में टेस्टिस तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, इनमें क्या मिलेगा, ओवरी। तो वो तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है नहीं, तो वो कहां है, एब्डोमेन के अंदर है। तो वो सारे पार्ट जो अंदर है वो तो हमने पढ़ लिया, पर एक्सटर्नली क्या है वो देखिए। इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं। एक्सटर्नली आप नोटिस करें तो यहां पे आपको एक इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलेगा। इस इरेक्टाइल क्या नाम है इसका, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कैसा टिश्यू है, तो हमने अभी भी बोल दिया, क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल टिश्यू। कैसा टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू है। अब इरेक्टाइल टिश्यू जो है, इसको इरेक्टाइल क्यों बोलते हो, याद रखिएगा, इसमें ब्लड फिल हो जाता है। जब कभी भी इसमें ब्लड की फिलिंग होगी, ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये जो क्लाइटोरिस है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो क्लाइटोरिस जो है इट इज अ इरेक्टाइल टिश्यू। पक्का, हमने पहले भी बोला था दैट क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस। तो मेल्स में जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो पेनिस है और जो फीमेल में इरेक्टाइल टिश्यू है वो क्लाइटोरिस है। नोटिस करिए इसके जस्ट नीचे आपको एक ओपनिंग और मिलेगी। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना। तो याद रखिएगा, मेल्स की अगर हम बात करें, मेल्स के केस में यूरेथ्रा जो है वो यूरिन के लिए ओपनिंग कहलाती है और उसी से सीमेन भी रिलीज होता है या इजेक्ट आउट होता है। फीमेल्स के केस में ऐसी कोई कॉमन ओपनिंग नहीं है। तो यहां पे जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो वेजाइना है, सेपरेट है। साथ ही साथ यूरिन को इजेक्ट आउट करने के लिए ओपनिंग अलग है और इस ओपनिंग को हम लोग नाम क्या देंगे, यूरेथ्रा। क्या नाम देंगे, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यहां पे सेपरेट ओपनिंग होती है। साथ साथ में वेजाइना की अगर हम बात करें तो वो सेपरेट ओपनिंग है। तो जेनाइटल ट्रैक्ट अलग और यूरेथ्रा अलग है इन केस ऑफ फीमेल्स, पर मेल में ऐसा नहीं है। मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यूरेथ्रा जो है वही सर्व करती है दोनों फंक्शन, मतलब यूरिन को इजेक्ट आउट करने के लिए भी यूरेथ्रा है, साथ ही साथ सीमेन को इजेक्ट आउट करने के लिए भी क्या है, यूरेथ्रा ही है। नोटिस करो यहां पे नीचे एक और ओपनिंग मिलती है जो कि फीकल मैटर को इजेक्ट आउट करने के लिए चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एनल ओपनिंग या फिर एनस। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, एनल ओपनिंग या फिर बोल देंगे एनस। साथ ही साथ यहां पे आपको दो स्किन के फोल्ड देखने को मिलते हैं। ये जो दो स्किन के फोल्ड आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं, इनमें इनर फोल्ड जो है, अंदर वाला जो फोल्ड है, इस इनर फोल्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, इससे बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और जो आउटर लार्ज फोल्ड है इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तो एक है लेबिया माइनोरा और एक है लेबिया मेजोरा। ये दो स्किन के फोल्ड्स हैं, एक इनर और एक आउटर। इनर वाले का माइनोरा नाम है, आउटर वाले का मेजोरा नाम है। तो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा क्या है, दीज आर इनर एंड आउटर फोल्ड्स ऑफ स्किन। अब जितने भी पार्ट आपने यहां पे पढ़े हैं उन सारे पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो इसी के साथ हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया डिस्कस कर लिया, उससे पहले मेमोरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया, उससे पहले oogenesis डिस्कस कर लिया, डक्ट एंड ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया, उससे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवरी था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मतलब देखा जाए तो हमने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर ही लिया है, कंप्लीट कर ही लिया है। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत बड़ा इश्यू क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत बड़ा इश्यू ये है कि इसमें काफी सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ने चाहिए। कौन सा, केमिकल कंट्रोल चैप्टर में पढ़ने चाहिए। अब जिनका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है उनको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है जो नेक्स्ट हमको लेना है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। ये लेक्चर की लेंथ भी काफी ज्यादा हो गई है, पर एक चीज जरूर है, इस लेक्चर में लेंथ ज्यादा जरूर है, पर इस लेक्चर को देखने से एक लेक्चर में आप पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ सकते हैं। समझ रहे हो, तो इस लेक्चर को अटेंड करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस लेक्चर के नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और वो आपको मिल जाएगा कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे।
याद रखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें मैं लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहता हूं। काफी सारे बुक्स की रिक्वायरमेंट भी बच्चों ने बताई थी, वो बुक्स भी मैंने वहां पे अपलोड की है, तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बुक ऐसी हैं जो आपको मिल सकती है मेरे थ्रू, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लेक्चर्स देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।